हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है जेबी के गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने इंडिया जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम इंडिया के अंदर जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 5 से 7 साल के अंदर, उन सभी एग्ज़ाम्स में इंडिया जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक डिटेल में सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों, ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अपने आने वाले पेपर में आता है तो आप उसको कर पाएँ। और दोस्तों, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 बना चुके हैं और यदि आपने वो हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और ये हमारी लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने 18 क्वेश्चंस किए थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? दोस्तों, आपने इस एक संस्था का नाम सुना होगा, SCO। SCO का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अथवा संघाई सहयोग संगठन। दोस्तों, संघाई चीन के एक शहर का नाम है। वहाँ पर दोस्तों एक मीटिंग हुई थी 2001 में और वहाँ पर विश्व के कुछ देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसको नाम दिया गया था संघाई सहयोग संगठन। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों, एग्ज़ाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि SCO की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, आंसर है 15 जून 2001 को। तो दोस्तों, याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। अगर पूछे आपसे कि कहाँ पर हुई थी तो संघाई में हुई थी। संघाई कहाँ पर है दोस्तों? चाइना के अंदर एक शहर है। अच्छा दोस्तों, अब इससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट हैं जो आपके आने वाले पेपर में आ सकते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहला कि जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पर है दोस्तों? चाइना में। चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहीं पर संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, और क्या फैक्ट हैं कि इसके अंदर दोस्तों 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी इसकी मीटिंग होती है वहाँ पर सिर्फ 2 भाषाएं अलाउड हैं। वो दोनों भाषाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है रशियन यानी कि रूसी भाषा, दूसरी भाषा है चाइनीज़ लैंग्वेज यानी कि चीनी भाषा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? रूसी और चीनी भाषा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इस संगठन के अंदर विश्व के कौन कौन से देश शामिल हैं। सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन यही बनता है कि SCO संघाई सहयोग संगठन के अंदर विश्व के कितने देश शामिल हैं? तो दोस्तों 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं दोस्तों? 8। अब देख लेते हैं दोस्तों वो कौन कौन से देश हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वो हमारे देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस। दोस्तों 4 देश तो ये हो गए। अगले 4 कौन कौन से हैं? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों याद कीजिएगा, इन 8 के 8 देशों को आप याद कर लीजिएगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपसे पूछता है कि संघाई सहयोग संगठन का इनमें से कौन सा सदस्य है। तो दोस्तों, इनमें से यदि कोई आंसर आपको दिखाई दे तो आप टिक कर दीजिएगा। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नहीं है, तब भी आपको ये 8 के 8 देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों, कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, अगला फैक्ट क्या बनता है कि भारत और पाकिस्तान को इस संगठन का पूर्ण सदस्य का दर्जा कब दिया गया था? यानी कि जो कम्प्लीटली इस
संगठन के जो सदस्य बने थे भारत और पाकिस्तान कब बने थे? तो दोस्तों कब बने थे? 2017 में, 2017 में भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मानित हुए थे। तो दोस्तों और क्या फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों? एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, शिखर सम्मेलन। दोस्तों हर संगठन, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हर साल कोई ना कोई सम्मेलन होता है। तो दोस्तों अब आपसे पूछा गया है कि संघाई सहयोग संगठन का जो 20वां शिखर सम्मेलन है 2020 का, वो दोस्तों कब हुआ था? 10 नवंबर 2020 को। अगर पूछ ले आपसे कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों वो रूस में हुआ। याद रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ है? रूस में। कब हुआ है दोस्तों? 10 नवंबर 2020 को। और आपको पता है दोस्तों 2020 में कोरोना की बीमारी फैली हुई थी। इस वजह से ये जो सम्मेलन था ये फिजिकल ना होकर ये दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, यानी कि दोस्तों ये ऑनलाइन हुआ था। और यदि आपसे पूछ ले कि जो आने वाला शिखर सम्मेलन है 21वां शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पर होगा दोस्तों? तो दोस्तों उसका आंसर है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान क्या है दोस्तों? दुशांबे की राजधानी है। तो याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? ताजिकिस्तान में। और ताजिकिस्तान कहाँ पड़ता है दोस्तों? दुशांबे में। तो दोस्तों हमने एक ही क्वेश्चन के कितने सारे फैक्ट्स को देखा, और इन फैक्ट्स से संबंधित दोस्तों कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो मैं आशा करता हूँ अब आपका वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? दोस्तों आपको पता है 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की थी। अब आपसे ये पूछा गया है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? तो दोस्तों कितनी सीटें मिली थी? 303 मिली थी। और दोस्तों जितना परसेंट टोटल मतदान हुआ था उसमें से 37%, 37.36% बीजेपी को मिली थी दोस्तों। और यदि आपसे पूछ ले कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 52 सीटें मिली थी दोस्तों। ये रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है। और दोस्तों पिछले साल 2019 में ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया ही था दोस्तों, बहुत रिपीट हुआ था कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी। तो दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 52 सीटें। यदि आपसे पूछ रहे दोस्तों कि जो लोकसभा की सीटें थी कितनी सीटों पर मतदान हुआ था, वोटिंग हुई थी दोस्तों, तो दोस्तों लोकसभा की हमारी 543 सीटों में से दोस्तों चुनाव होना था 543 सीटों पर, लेकिन केवल 542 सीटों पर ही हुआ था। और कितने चरणों में मतदान संपन्न हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, 7 स्टेप में कंप्लीट हुआ था। तो दोस्तों ये जो सीट कैंसिल हुई थी ये कौन सी सीट थी दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपरों में आया था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि कौन से राज्य की सीट कैंसिल हुई थी दोस्तों? वो हुई थी तमिलनाडु के वेल्लोर सीट। दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु में एक सीट है वेल्लोर सीट को ही कैंसिल किया गया था। वो क्यों किया गया था दोस्तों? क्योंकि भारी पैमाने पर इस्तेमाल की शिकायतों के आधार पर आयोग ने इस सीट पर अनिश्चित काल के लिए मतदान स्थगित कर दिया गया था। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसने तमिलनाडु की जो वेल्लोर सीट है वहाँ पर जो चुनाव होना था उसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भारी पैमाने पर जो शिकायतों के आधार पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी इस्तेमाल की। तो इसी वजह से तमिलनाडु की वेल्लोर सीट को चुनाव को कैंसिल कर दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु की वेल्लोर सीट। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। दोस्तों आपको पता है आज से कई साल पहले 2017 में एक टैक्स लाया गया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपसे पूछा गया है दोस्तों किस प्रकार का टैक्स है। दोस्तों मैं आपको बता दूं टैक्स जो कि कर
कर दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष, यानी कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स तो वो होता है जो पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। जैसे कि एक कोई सरकारी आदमी है, वो जो टैक्स चुकाता है दोस्तों वो सीधा सरकार को चुकाता है। लेकिन जो कस्टमर है दोस्तों, वो किसी दुकान पर जाता है तो पहले वो सामान खरीदता है तो वो तो वहाँ पर जीएसटी चुका देता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो दुकानदार है, जो रिटेलर्स हैं, वो सरकार को टैक्स देते हैं। तो दोस्तों दो प्रकार का जीएसटी होता है, सॉरी दोस्तों दो प्रकार का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब आपसे पूछा गया है जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो याद रखिएगा दोस्तों जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन क्या बनता है कि दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जीएसटी को कब लागू किया था, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया था। अच्छा दोस्तों, जब ये जीएसटी को लागू किया गया था तो हमारे भारत के संविधान में एक परिवर्तन हुआ था, संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? तो दोस्तों वो 101वें संविधान संशोधन था। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ था जिसका नंबर था 101। उसके अनुसार जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। सेंट्रल असेंबली बम कांड किसने किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको। सेंट्रल असेंबली यानी कि केंद्रीय सभा बम कांड किसने किया था? दोस्तों आपको पता है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय दिल्ली में एक केंद्रीय सभा बैठती थी। वहाँ पर जितने भी जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो वहाँ पर बैठकर किसी भी बिल को पास करने के लिए या किसी भी योजना पर विचार विमर्श करने के लिए मीटिंग करते थे। उसको सेंट्रल असेंबली बोलते हैं। और दोस्तों वहाँ पर एक बम कांड हुआ था, वहाँ पर किसी ने बम फेंका था। तो वो किसने किया था, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि जो बम कांड किया था वो किसने किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि कब किया था, तो दोस्तों कब किया था? 8 अप्रैल 1929 को। कब किया था दोस्तों? 8 अप्रैल 1929 को। अच्छा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो ये बम गिराया था केंद्रीय सभा में, वो खाली जगह पर गिराया था दोस्तों। वो खाली जगह मतलब दोस्तों जहाँ पर वो अधिकारी बैठे हुए थे, जिन बेंचों पर, उन बेंचों के बीच में जो खाली जगह थी वहीं पर गिराया था। क्योंकि दोस्तों उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, किसी की जान लेना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेज़ों के कानों तक इस बात को पहुंचाना था कि जिस बिल को पास करने के लिए वो मीटिंग कर रहे हैं उस बिल को पास ना किया जाए। वो बिल उनके लिए सही नहीं है, उनके खिलाफ है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम को क्यों गिराया था। अच्छा दोस्तों, इसका कारण क्या है? कारण मैंने लिखा हुआ है। कारण थे दोस्तों 2 प्रकार के बिल थे जो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी पास करने के लिए बैठे थे। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी कि मजदूर विरोधी बिल। दोस्तों ये दोनों ही जो बिल थे, जो भारतीय मजदूर थे दोस्तों, उनके विरोध में थे, यानी कि उनके लिए इनसे परेशानी थी इस बिल से। इसके विरोध में ही उन्होंने सभा में बम गिराया था। और दोस्तों जब ये इसके बाद दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से एक मुकदमा चलाया गया था। दोस्तों जब उन लोगों ने ये कांड कर दिया, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र के नाम से एक केस चलाया गया जिसका जो फैसला था दोस्तों वो 7 अक्टूबर 1929 को सुनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, फैसला कब सुनाया गया था? 7 अक्टूबर 1929 को। इस फैसले में क्या बोला गया था दोस्तों कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी जाएगी। दोस्तों आपको पता है
23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं, वो इसीलिए मनाते हैं दोस्तों क्योंकि 23 मार्च 1931 को हमारे देश के 3 जो स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, उन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसीलिए दोस्तों आपको पता है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। किसकी यादें मनाते हैं दोस्तों? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की याद में, कि उनको इस दिन की फांसी हुई थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि जो बाबरनामा है किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों आपको पता है जो मुग़ल साम्राज्य था उसके सबसे पहले जो सम्राट थे वो बाबर हुए थे। बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं आए थे, फिर अकबर आए थे, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ। तो दोस्तों ये हमारे मुग़ल सम्राट थे। तो दोस्तों जो बाबरनामा है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। अच्छा दोस्तों ये बाबरनामा है क्या? मुग़ल साम्राज्य के जो पहले सम्राट थे बाबर, उनकी ही आत्मलिखित जीवनी है दोस्तों। ये उनके द्वारा लिखी गई एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। यानी कि ऑटोबायोग्राफी वो होती है दोस्तों जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, खुद की जीवन की घटनाओं के बारे में। एक बायोग्राफी होती है दोस्तों जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तो दोस्तों बाबरनामा क्या है? बाबर की आत्मकथा है। कौन सी भाषा में लिखी गई दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबरनामा का दोस्तों एक नाम और से जाना जाता है तुजुक ए बाबरी। किस नाम जाना जाता है दोस्तों? तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी। अच्छा दोस्तों हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ यही आया हुआ है पेपर में कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई। दोस्तों ऐसे ही कई क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बहुत बार पेपर में रिपीट होते हैं। अब हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं, उन फैक्ट को देख लेते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो हम उसको कर पाएँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हुमायूं नामा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों याद कर लीजिएगा, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं कौन था दोस्तों? बाबर का बेटा था। गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? बाबर की पुत्री थी। तो बाबर की पुत्री के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा लिखा गया है। शाहजहाँ नामा किसके द्वारा लिखा गया है? इनायत खां द्वारा। ठीक है दोस्तों। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न क्या है दोस्तों? मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसका आंसर क्या है? सिर्फ दोस्तों विशाख दत्त द्वारा। दोस्तों मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त द्वारा। अगर आपसे पूछे मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है तो वो दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो याद रखिएगा मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आया ही हुआ है, लेकिन इसी के जैसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पेपर में आते हैं और हर पेपर में ही रिपीट होते हैं लगभग। वो कौन से इम्पोर्टेंट है दोस्तों? है तो बहुत सारे नाटक दोस्तों, लेकिन जहाँ पे जो पेपरों में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको दिखाई देते हैं, कोई ना कोई प्रश्न दिखाई देता है, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे दोस्तों। वो कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। अगला है दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? पाणिनि। मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों, ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला पॉइंट क्या दोस्तों कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? वाल्मीकि के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, यह आपने पढ़ा होगा कि रामायण के लेखक कौन है दोस्तों? वाल्मीकि जी। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा। अगला है दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंदर बरदाई के द्वारा। याद रखिएगा
चंदर बरदाई के द्वारा ही पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। उसके बाद दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? चाणक्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? चाणक्य। अगला कौन सा पॉइंट है दोस्तों? राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? वो है कलहन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कलहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाणभट्ट के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं? हरियाणा जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित्र, कादम्बरी, ये 2 रचनाएं हैं जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। याद कर ले दोस्तों, हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है दोस्तों? पतंजलि। अगला पॉइंट है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? हर्षवर्धन के द्वारा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये इन सभी रचनाओं में से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये जो रचनाएं हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों? हर्षवर्धन के द्वारा। तो दोस्तों और अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? कालिदास के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मेघदूतम। दोस्तों कालिदास जी की और भी कई रचनाएं हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो यही है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मेघदूतम। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीआई का मुख्यालय। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है जो सभी पेपरों में आता है दोस्तों, और रेलवे का तो दोस्तों ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल हर एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की जो रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत की जो सबसे बड़ी बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है। इस बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में केवल कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर तो सिर्फ यही है कि इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। वहीं पर मुंबई में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों कई फैक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो फैक्ट क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना कब की गई? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों नोट कर लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। अगला पॉइंट क्या है? अधिनियम कौन सा था दोस्तों? यदि आपसे पूछे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी, कौन से एक्ट के द्वारा, तो दोस्तों अधिनियम था 1934 का। याद रखना दोस्तों, आप स्थापना तो होती है 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम था। अच्छा दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके सबसे पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे दोस्तों ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे दोस्तों? ऑसबोर्न स्मिथ। याद कर लेना दोस्तों, ऑसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे। लेकिन दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, वर्तमान में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2020 में कई पेपरों के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। अब एक फैक्ट और बनता है दोस्तों कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? नेशनलाइजेशन। तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों इन तीनों डेटों को आप याद कर लिएगा। स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम कौन सा था? 1934 का दोस्तों। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा।
दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो, सभी में रिपीट होता है दोस्तों। अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों यहाँ पर हमें कई क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर तो देखेंगे ही, और भी कई ऐसे मुख्य प्रश्न देखेंगे जो पेपरों में आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसका एक तो दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। दोस्तों एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों अब आपसे पूछा गया था प्रश्न में कि भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो दोस्तों कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। और ये कब से कब तक रहे थे? 1950 से 1958 तक। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुकुमार सेन 1950 से 1958 तक चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। अब दोस्तों इससे संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं अब उनको देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? गठन कब हुआ था दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों याद कर लेना, 25 जनवरी 1950 को। अब दोस्तों 25 जनवरी को क्योंकि इसका गठन हुआ था, इसीलिए भारत में नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद कर लेना दोस्तों कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, भारत के इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। अच्छा दोस्तों ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों 25 जनवरी 2011 से। उस समय की जो राष्ट्रपति थी दोस्तों, उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों याद कर लेना, 25 जनवरी 2011 को जब उस टाइम पे जो हमारे देश की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने इस दिन की शुरुआत करी थी कि आज से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जितने हमारे जो चुनाव आयोग से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चनों को करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी इससे आगे के प्रश्नों को उसमें करेंगे दोस्तों। और यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे क्वेश्चंस समझ आए हैं दोस्तों, और जो हमारे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो सके, वो आपको अच्छे लगे हैं दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे इस वीडियो में जो हमने नोट्स बना रखे हैं दोस्तों, यदि आपको उनकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं JBK गुरुकुल के नाम से दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल पर जाकर इस वीडियो की जो PDF नोट्स हैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।